अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्फ अडेप्टेशन टू स्ट्रेस। तो बेसिकली हमारा फोकस किसके ऊपर है? अडेप्टेशंस के ऊपर जो है। ठीक है, अब बात ये रहती है कि जो अडेप्टेशन है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो जो अडेप्टेशन होती है बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो सेल है उसके या तो नंबर में चेंजिंग्स आती हैं, या साइज में, या फिर फिनोटाइप में। फिनोटाइप आप क्या कहते हैं कि किसी भी सेल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, अगर उसमें जो वो चेंजिंग लेके आता है, या फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजिंग्स आती हैं, या फिर फंक्शन ऑफ जो सेल्स है वो उसमें जो है वो चेंजिंग्स आती हैं। इनमें से किसी भी फैक्टर के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, इट मीन्स कि आपका जो सेल है वो किसकी तरफ जा रहा है? वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल है और जो आपकी उसके बाद क्या होगी? इंजरी। ठीक है, इनके दरमियान वाली जो फेज होती है उसे आप क्या कहेंगे? वो क्या है? अडेप्टेशन की फेज है आपकी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अडेप्टेशन है बेसिकली उसके अंदर सेल जो है विद इन द लिमिट्स रहते हुए अपनी जो है वो एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने अंदर चेंजिंग लेके आता है, अपने सिस्टम को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, मॉड्यूलेट करते हैं का मतलब ये होता है कि आप चेंजिंग करते हैं अपने अंदर। ठीक है, और आपकी क्यों सारी चीजें सेल करता है? ताकि वो इंजरी से स्केप कर सके। ठीक है, अच्छा, तो एक दफा फिर हम इसको रीड करते हैं कि अडेप्टेशंस क्या होती हैं। दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो जब आप रिवर्सिबल किसी चीज के साथ टर्म यूज करते हैं, इट मीन्स कि जो इफेक्ट है ये टेम्पररी बेस्ड होगा। जैसे ही आपकी वो जो स्ट्रेस है वो हटेगा तो आप दोबारा से सेल जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन वापस आ जाएगा। ये सिर्फ अभी क्यों सेल जो है वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है? सिर्फ इंजरी से स्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए। ठीक है, ताकि आपके सेल को नुकसान ना हो, तो ये एक दरमियान में फेज रखी गई है अडेप्टेशन की। तो या तो सेल के नंबर में चेंजिंग आएगी, या उसके साइज में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, या फिर सेल के फंक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आई जिसकी वजह से हमारे सेल को इनमें से किसी भी कंडीशन में जाने की जरूरत पेश हुई। तो इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? सेलुलर अडेप्टेशन, जो कि नॉर्मल सेल और इंजरी के दरमियान की फेज होती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो अडेप्टेशन है वो दो तरह से हो सकती है। या तो वो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, या फिर वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं उसमें क्या है कि या तो नॉर्मल स्टिमुलेशन होगी हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, उसकी वजह से आप फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जा सकते हैं। या फिर क्या है कि जो इंडोजिनस केमिकल मीडिएटर्स होते हैं आपके, या फिर उनकी वजह से आप फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन-कौन सी हैं कि जैसे हार्मोन इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि फीमेल जो है वो जब लैक्टेशन की स्टेज में होती हैं, तो उस केस में जिसमें क्या उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, तो उसमें क्या है? एनलार्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की। ठीक है, या फिर क्या है वो अपनी ग्रोइंग एज की स्टेज में, तो उसमें भी क्या है? विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। नॉर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो सेल है वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है, ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज इन द केस ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या आपने फीटस को रिटेन रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है कि जो यूट्रस है उसकी क्या रहती है? एनलार्जमेंट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या आती है कि जो आपका स्केलेटल मसल है, ठीक है, उसमें क्या उसकी एनलार्जमेंट होगी। जैसे लोग जो हैवी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या है आपकी जो स्केलेटल मसल है उस पर आप टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी? एनलार्जमेंट हो जाएगी। अच्छा, इधर हमने बात की थी इंडोजिनस केमिकल मीडिएटर्स की। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो कि विद इन द बॉडी आपके जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई मीडिएटर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, या फिर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इन दोनों के रिलीज होने से आपके सेल में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो जो आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन है बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? आपकी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा अपने स्ट्रक्चर को। तो मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप चेंजिंग लेके आ रहे हैं किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो उससे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी किसी सेल के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है तो उसके फंक्शन में चेंजिंग आएगी आएगी। ठीक है, आप क्यों फंक्शन में चेंज ला रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं? ताकि आप जो इंजरी है उससे स्केप कर सकें जो है।
जो आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन है इसमें आप क्या है, आप डिसीज कंडीशन के लिए भी आपकी जो सेल है उसको एक हम एनवायरनमेंट देते हैं, यानी कि सर्वाइवल का एक मौका दिया रहता है। फिर अगर वो उसी चीज को क्या कह रहे हैं, पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर सेल इस अडेप्टेशन की तरफ भी नहीं जा रहा तो फिर अल्टीमेटली वो क्या है, फिर इंजरी की तरफ चला जाएगा। ये तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है ही नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लेकिन देखें जो डिजीज कंडीशन है उसके लिए भी नेचुरली आपके पास मैकेनिज्म क्या प्रेजेंट है कि पहले आप पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें जो सेल है वो अपने स्ट्रक्चर को या फंक्शन को क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पर्पस आपका क्या है कि आप इंजरी से स्केप करना चाह रहे हैं। तो उस केस में भी अगर आपकी पैथोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है, अगर आपका जो सेल है वो इस तरफ नहीं जाता या इससे प्रोलॉन्ग जो है वो आपकी डिजीज चली जाती है, तो वो फिर अल्टीमेटली जो है वो आप सेल इंजरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपकी किसकी है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रोंकाई एपिथेलियम इन स्मोकर्स, ठीक है। इसकी आगे हम अडेप्टेशन की टाइप्स हैं उसमें मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे फिर आगे नेक्स्ट आ जाती है कि अडेप्टेशन की टाइप्स, ठीक है। देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। तो उसमें कौन कौन सी हाइपरट्रॉफी है, जिसमें आपके जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी है, हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या होगा कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या है कि सेल का जो नंबर है, ठीक है, जैसे ये भी लेयर है, ये भी लेयर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, फिर आगे तीसरी टाइप कौन सी आती है आपकी, एट्रोफी, जिसमें क्या है सेल का जो साइज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट में क्या है जी, मेटाप्लेजिया, जिसमें क्या है सेल की टाइप चेंज हो रही है। अगर सेल इस फॉर्म में था, अब जो है वो आपका सेल जो है वो मे बी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और एट्रोफी में क्योंकि आपका ये कि आपका सेल साइज बड़ा है, तो इसमें एट्रोफी में क्या आपका सेल का साइज छोटा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी किसकी, सेलुलर अडेप्टेशन की। इनमें से कोई भी एक जो ऑप्शन है उसकी तरह आपका सेल जो है वो जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन से गुजर रहा है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी सबसे पहली टाइप है सेलुलर अडेप्टेशन की, वो क्या है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो इसमें आप देखें दो वर्ड्स हैं आपके, एक हाइपर और एक क्या है, ट्रॉफी। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड, ठीक है। ट्रॉफी आप कहते हैं ग्रोथ को या नरिशमेंट को, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड बात है, जब किसी सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा तो डेफिनेट बात है कि जो उस ऑर्गन का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये कौन से ऐसे सेल्स में होगी जो आपके क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। जैसे आपके जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, आपके कार्डिक सेल्स हैं, ये सारे आपके क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। उनमें आपके ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका क्या है कि आपका कोई न्यू सेल नहीं बन रहा है, बल्कि ऑलरेडी जो सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसमें जो ऑर्गेनेलिस हैं बेसिकली और जो प्रोटीन्स हैं वो उनकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है अडेप्टेशन की, आपकी हाइपरप्लेजिया है। और जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, इन दोनों में डिफरेंस ही इसी चीज का है कि उसमें जो सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसी तरह जो आपके जो हाइपरट्रॉफी है मैंने पहले भी डिस्कस किया, उन सेल्स में होगी जो कि क्या है, इनकेपेबल ऑफ डिवाइडिंग, क्लियर। तो हाइपरट्रॉफी में और हाइपरप्लेजिया में आपने ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है, हाइपरट्रॉफी में सेल में इंक्रीज है, सेल के साइज में इंक्रीज है, जबकि जो हाइपरप्लेजिया उसमें सेल के नंबर में इंक्रीज है। फिर आ जाता है कि काजेस क्या क्या हो सकते हैं हाइपरट्रॉफी के। तो इसमें पहला काज क्या आपका कि फंक्शनल डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है वेट लिफ्टिंग की, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको हैवी मशीनरी उठानी पड़ रही है या फिर कोई हैवी काम करना पड़ रहा है,
उस केस में भी आपकी क्या है, बॉडी की फंक्शन डिमांड आप बढ़ा रहे हैं, मसल की फंक्शन डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से आपका सेल जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स, इसमें अगेन एग्जांपल आ जाती है आपकी यूट्रस की, ब्रेस्ट की, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी है। ठीक है, तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स है। फिर क्या है, स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर्स, या आपकी बॉडी में क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स की तरफ से आपको स्टिमुलस मिला है, जिसकी वजह से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मैकेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि या तो जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, या तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर क्या होगा कि ऐसी जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इन प्रोटीन्स के लिए, या तो उनकी जो एक्टिवेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वाला केस है जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, या फिर सेकंड केस है जिसमें जीन्स की एक्टिवेशन इंक्रीज हो रही है, तो दोनों जो केस है उनकी इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, आपकी हाइपरट्रॉफी के अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या रहती हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में कौन सी एग्जांपल रहती हैं। इसमें अगेन वही बात कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है उसकी क्या होगी, इनलार्जमेंट होगी। ठीक है, यूट्रस इनलार्जमेंट क्यों जरूरी है, ताकि आप फीटस को रिटेन कर सकें। क्लियर। सेकेंड इसमें एग्जांपल क्या रहती है आपकी स्केलेटल मसल्स की, कि जिसमें आप वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और बॉडी की फंक्शन डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ज्यादा जो है वो चीजें रिक्वायर हैं, ताकि वो जो उस पर फंक्शन डिमांड इंक्रीज की गई है उसको फुलफिल कर सके। इसमें एग्जाम्पल किसकी आ रहती है, बॉडी बिल्डर्स की और एथलीट्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो किसकी है, आपकी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। तो पैथोलॉजिकल जो हाइपरट्रॉफी है उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसकी है, कार्डिक एनलार्जमेंट की। ठीक है, और कार्डिक एनलार्जमेंट कौन सी कंडीशन में हो सकती है, या तो जो पेशेंट है वो आपका, ये जो पर्सन है वो क्या हाइपरटेंशन की स्टेज में है, या फिर वो उसको एओर्टिक वाल्व डिजीज हुई है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो उससे आपकी क्या होती है, कार्डिक एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पता है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, किसमें जाएगा, फिर आपके एओर्टा में जाता है, और इनके दरमियान क्या होती है, वेल्व होती है। अच्छा, जो आपकी एओर्टिक वेल्व है, ठीक है, अगर वो जो है नैरो हो जाए, तो इसका मतलब कि जो ब्लड है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में वो क्या है, ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो आगे तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल है वो आपको थिक चाहिए, क्योंकि अब आपके हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ रहा है। तो काम ज्यादा करना पड़ता है, इसका मतलब उसको अपनी जो वॉल्स हैं वो मजीद क्या चाहिए, थिक चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की आपकी जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, आपकी थिक हो जाएंगी, और थिकनेस की वजह से फॉर द टाइम बिंग तो ये चीज आपको सर्वाइवल देगी आपके सेल को, लेकिन ज्यादा देर थिकनेस अगर रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स की, तो उससे क्या है, यहाँ पे स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्लड है उसको आपके चैम्बर्स में फिल होने के लिए उसको रिलैक्स होने की जरूरत है। तो अगर अगर आप थिकनेस ज्यादा कर रहे हैं तो जो आपका वेल्व होगा वो जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इधर ब्लड कम है तो इट मीन्स के एओर्टा की तरफ भी ब्लड क्या है, कम जाएगा, और ओवरऑल जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप फिर हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहा गया है कि चाहे हाइपरट्रॉफी का आपका कोई भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, लेकिन एक लिमिट तक आप आ जाते हैं जिसमें अब आपकी जो बॉडी है वो मजीद आपकी इस जो कार्डिक इनलार्जमेंट है, ये जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको कंपनसेट ज्यादा देर तक नहीं कर सकती है। अच्छा, जब ये वाली कंडीशन आती है जिसमें आप हार्ट जो है आपका वो ज्यादा देर तक कंपनसेट नहीं कर रहा, तो उसमें हार्ट की क्या हो जाती है, डिजनरेशन हो जाती है। डिजनरेशन का मतलब क्या है कि जो आपके मसल्स हैं हार्ट के वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हार्ट के मसल्स वीक स्टार्ट होंगे तो उसके बाद एट द एंड आपकी क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। आपको पता है जो हार्ट के मसल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, उसमें क्या होती है, स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइएशन आप किसको कहते हैं, लाइंस को। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइंस हैं ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जब डिस्टर्ब होता है स्ट्रक्चर, डिस्टर्बेंस होती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो डेफिनेट बात है कि उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा।
ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कार्डिक इनलार्जमेंट है ये क्या है, आप इसने आपको कंपनसेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था, कंपनसेशन दी थी, ताकि आप ये जो आपको कंडीशन आ गई है हाइपरटेंशन की या एओर्टिक वेल्व डिजीज की, कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप इस चीज को जो है उसके साथ मुकाबला कर सके। लेकिन अगर ज्यादा देर तक ये कंडीशन रहेगी तो उसकी वजह फिर आप अडेप्टेशन की फेज से गुजर के अब आप इंजरी की तरफ आ जाएंगे, जिसमें आपका जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेटिव कंडीशन उसके अंदर आ जाएगी, और या फ्रेगमेंटेशन की तरफ वो चला जाएगा फिर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप कौन सी रहती है आपकी, हाइपरप्लेजिया की। तो जो हाइपरप्लेजिया है इसके अंदर भी कितने वर्ड्स हैं आपके पास, है दो वर्ड्स हैं, हाइपर और प्लेजिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और प्लेजिया क्या कहते हैं, फॉर्मेशन को या फिर डेवलपमेंट को। ठीक है। तो ये ऐसे ही आपकी कंडीशन है अडेप्टेशन की, जिसमें क्या है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सेल की क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी प्रोलिफरेशन होती है इट मीन्स कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इसमें क्या है, काजेज ऑफ हाइपरप्लेजिया क्या है, तो ये अगेन जैसे आपके हाइपरट्रॉफी के काजेज थे, इसके भी सेम वैसे ही काजेज हैं, एक्सेप्ट फॉर इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड। ठीक है, वो इसमें से स्किप हो जाएगा, बाकी स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स, स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर्स, वो इसके भी काजेज ऐसे ही हैं। उसके बाद क्या रहता है कि आपकी एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की, तो उसमें ब्रेस्ट बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, आपकी फीमेल ब्रेस्ट की एग्जाम्पल है एट अ टाइम ऑफ पबर्टी, या जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं। अच्छा, तो हमने बात की कि ड्यूरिंग जो पबर्टी है, ठीक है, जिसमें जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी ग्रोइंग एज में होती हैं, तो उसमें क्या है, ब्रेस्ट की क्या इनलार्जमेंट होती है, और इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ये हार्मोनल, हार्मोन्स के थ्रू हो रही है। ठीक है। तो जो आपकी ग्लैंड्स हैं बेसिकली, उनकी जो एपिथीलियम होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल का जो है वो क्या है, वो डिवीजन हो रही है। तो डिवीजन की वजह से क्या हो रहेगा, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली उसका डेफिनेट बात है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ फिर जो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है वो किस कंडीशन में हो सकता है, आपका जो है वो इसमें आ जाती है, यूट्रस की एग्जांपल भी आ जाती है। तो यूट्रस में भी आपका क्या है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो इट मीन्स कि एट अ टाइम जो है वो एक ही आपकी साइड पे जो है वो हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, और हाइपर ट्रॉफी की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है। जैसे हम देखें कि जो प्रेगनेंसी की स्टेज, अर्ली स्टेज होती है, तो उसमें जो डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो किसका है, हाइपरप्लेजिया का है। कि उसमें क्या है कि जो वॉल है उसके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन लेटर प्रेगनेंसी की स्टेज में फिर क्या होता है कि जो हाइपरट्रॉफी होती है वो मैकेनिज्म क्या होता है, डोमिनेंट होगा, क्योंकि अब सेल ने जितनी आपकी वॉल को थिकनेस देनी थी वो दे चुके हैं। अब इसके बाद सेल की क्या हुई, हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, ताकि फिटस को रिटेन रखा जा सके। तो इस चीज से हम कभी भी कंफ्यूज हमें नहीं होना चाहिए कि हमेशा जो है वो एक ही साइड पे जो है आपका एक मैकेनिज्म ही डोमिनेट करेगा। बाज दफा दोनों एक साथ भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल देख ली यूट्रस वॉल की। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है आपका कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। जो कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया है इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि अगर हम लीवर को जो रिसेक्ट करें, रिसेक्ट मतलब आप सर्जरी करते हैं, ठीक है, आप कोई पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं और आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो सपोज ये आपका लिवर का लोब था, इसमें से जो एक पार्ट था ये आपका क्या था, डैमेज हो चुका था। अब हमने दूसरे पर्सन से ये पार्ट जो है वो, जिसका जो पार्ट, सारे पार्ट्स ठीक थे, उसमें से हमने जो लोब जिसमें डैमेज हुआ हुआ था वो इधर से लिया और इस पर्सन को हमने दे दिया। अब जब हमने इस पर्सन को दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो आपका जो पार्ट है वो तो कट गया। ठीक है, क्योंकि वो हमने उसको रिसेक्ट कर लिया था। लेकिन आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटों के बाद क्या होगा, रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी किसकी, लिवर की। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा, सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने जब हाइपरट्रॉफी को पढ़ा था तो हमने कहा था वो हमेशा कौन से सेल्स में होगी, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। लेकिन जो आपका हाइपरप्लेजिया है वो उन सेल्स में होता है जो कि क्या होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल किसकी है, लिवर की। इसी तरह जो आपके स्किन की एपिथेलियम है वो भी क्या है, डिवाइडिंग सेल्स हैं।
ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें बोन मैरो की, तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो किससे बनते हैं? स्टेम सेल्स से। तो स्टेम सेल्स क्या है? वो आपके डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो कि फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं आपके आरबीसीज के अंदर, डब्ल्यूबीसीज के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी मेन डिफरेंस है आपके हाइपरट्रॉफी का और हाइपरप्लेसिया का। आपने ये दोनों में डिफरेंस जो है याद रखना है कि जो हाइपरट्रॉफी है उसमें हमेशा सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइपरप्लेसिया है उसमें क्या है? सेल का नंबर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एट द एंड सेल जो है वो इंक्रीज नजर आता है। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है इनका मेन डिफरेंस कि जो आपका हाइपरट्रॉफी है ये हमेशा नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है, जबकि जो हाइपरप्लेसिया है ये हमेशा डिवाइडिंग सेल्स में होगा। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्राइन, जो इंटीरियर यूट्राइन वॉल होती है उसे क्या कहते हैं? आपका एंडोमेट्रियम। क्लियर? अच्छा, अगर तो एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो उसमें डिस्टरबेंस आए, क्योंकि ये जो यूट्राइन वॉल है आपकी उसको जो उसमें जो सेल्स की डिवीजन होती है वो किसके थ्रू होती है? एस्ट्रोजन के थ्रू। और उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। लेकिन ये तो हुआ कि जब आपका नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है, तो उसके केस में ये कंडीशन होती है कि एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन जो है वो सेल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उन सेल को सिग्नल देता है कि अब आपने डिवाइड नहीं करना, और उसके बाद उनकी वो मेंटेनेंस करता है। लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी अमाउंट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, इट मीन सेल को सिग्नल क्या मिलता रहेगा कि आपने डिवाइड करते रहना है, ठीक है। अच्छा, जो ये सेल डिवाइड करेंगे इनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, ठीक है, और जब ये, क्योंकि आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या है? कम है। एक तो सेल को सिग्नल नहीं जा रहा कि आपने डिवीजन नहीं करनी, दूसरा ये है कि आपकी मेंटेनेंस भी नहीं होगी सेल की। जब सेल की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो जब ये जो सेल्स हैं जब ये बर्स्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी? आपकी एबनॉर्मल मेनेस्ट्रल जो है वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं होगी। क्लियर? तो जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है ये कभी कभी अगर आप इसको टाइमली जो है वो क्योर नहीं करते तो ये कैंसर भी उसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एट्रोफी। तो एट्रोफी बेसिकली उसमें क्या होता है? सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो सेल का साइज है वो क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि उसमें से सेलुलर जो सब्सटेंसेस हैं उनका क्या रहता है? लॉस हो रहता है। तो जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब ये है जो आपकी एट्रोफी है उसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो एट्रोफी की तरफ जा सकता है। जैसे आप यूं समझें कि अगर आप फंक्शनल डिमांड जो है वो किसी भी सेल पे कम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको इतना काम ही नहीं करने दे रहे, ठीक है, आप उसे इतना काम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको जो है उस पे फंक्शनल डिमांड कम है। जब उसकी फंक्शनल डिमांड कम है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी इतने नहीं चाहिए। जो सेल है वो क्या हो जाएगा? खुद को नकारा समझेगा और वो किसकी तरफ चला जाएगा? श्रिंक की जब सेल साइज हो जाएगी, सेल का साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई चाहिए थी वहां पे प्रॉपरली जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, नर्व्स प्रॉपरली नहीं जा रही, तो उस केस में भी जो आपका सेल्स होंगे वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे, उनका जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जी एट्रोफी की, तो वन बाय वन हम जो इन सब टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी क्या है? इस्कीमिक एट्रोफी। ठीक है, तो इस्कीमिक एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो क्या रहती है? डिमिनिश रहती है, कम हो जाती है। तो ये अंडरस्टूड बात है, अगर किसी जगह पे ब्लड की सप्लाई जो है वो कम कर रही है, वह कम जा रही है, इट मीन वहां पे ऑक्सीजन कम जा रही है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप किसकी तरफ चले जाएंगे? आप स्कीमिक एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे। इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है? नैरिंग ऑफ कॉर्नी आर्टरीज। ठीक है, तो कॉर्नी आर्टरीज क्या है? जो कि आपके हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती हैं। अच्छा, अब ये देखें ये एक आर्टरी है जो कि नॉर्मली उसका उसमें क्या ब्लड पास आउट हो रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से इधर जो है वो आपके पास डेपोजिशन हो गई, ठीक है, वो फैट की हो सकती है, वो क्लॉट बन सकता है, इट मीन अब आपके पास ब्लड के पैसेज के लिए सिर्फ ये वाली जगह है, तो रास्ता आपका क्या हो गया है? पैसेज आपका कम हो गया है, तंग हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब जिन एरियाज को, जिस ऑर्गन को इसने सप्लाई करनी थी, अब वो सप्लाई क्या है? कम जाएगी। तो इस एरिया में जो आपके सेल्स हैं, इस आर्गन के जो सेल्स हैं उधर उनको क्या हो जाएगा? उनको एट्रोफी की तरफ वो चले जाएंगे।
इस टाइप है हमारे पास डिसयूज एट्रोफी। अब ये गलत है कि इसको आप डिसयूज क्यों कह रहे हैं कि इसमें आपकी फंक्शन एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, इधर लिखा भी है कि इमोबिलाइजेशन या फिर इनएक्टिविटी किसी भी टिश्यू की या ऑर्गन की दैट अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स डिसयूज एट्रोफी। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो फंक्शन डिमांड है टिश्यू के ऊपर या सेल के ऊपर, वो आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फंक्शन डिमांड भी कम हो रही है, तो इट मीन्स वहां पे आपको न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कम चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो आपके सेल्स हैं वो किसकी तरफ चले जाएंगे, एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप जो है उनसे काम ही नहीं ले रहे, तो वो क्या हो जाएंगे, नकारा। अच्छा, इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, पैरालिसिस का केस आ जाता है कि जो आपकी पैरालिटिक लिम्स होती हैं उसमें आपकी अपर लिम्ब भी हो सकती है, आपकी लोअर लिम्ब भी हो सकती है। तो उस केस में भी क्या है, क्योंकि आपका वो जो एरिया है जहाँ पे आपको पैरालिसिस हुआ है वो काम तो वहां पे हो नहीं रहा, तो इट मीन्स वहां पे फंक्शन डिमांड कम है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो सेल्स हैं वो एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सेकंड इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट है, अगर उसके अंदर, ठीक है, आपको पता है ये जो ग्लैंड है उसके आगे क्या होती है, डक्ट्स होती हैं। अगर इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई रुकावट आ गई है, इट मीन्स पीछे जो ग्लैंड्स के सेल्स हैं, ठीक है, उधर से क्या होगी, आपकी कुछ रिलीज ही नहीं, हार्मोन रिलीज ही नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि ये जो ग्लैंड का फंक्शन था वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जो यहाँ पे सेल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डीनर्वेशन एट्रोफी और इंटरप्टेड नर्व सप्लाई एट्रोफी। अच्छा, डीनर्वेशन का क्या मतलब होता है कि किसी जगह पे अगर नर्व की सप्लाई डिस्टर्ब हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से आप किसी तरफ चले जाते हैं, डीनर्वेशन एट्रोफी की तरफ। अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल भी लिखी हुई किसकी, स्केलेटल मसल की। जो नर्वेशन है वो आपकी, जो आपकी जो आप काम करते हैं अपने स्केलेटल मसल, तो किसके थ्रू ले रहे हैं, आपकी नर्व सप्लाई के थ्रू। नर्व के थ्रू आपको मैसेज आता है कि अब आपने अपने मसल को मूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल आ जाती है किसकी, पोलियो की। तो पोलियो को पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, पोलियो के केस में ये होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जब भी आप कंटेमिनेटेड, आपने कोई वाटर का आपने इंटेक किया या फिर फूड का इंटेक किया, तो होता क्या है, जो वायरस है वो पहले एंटर होता है आपके थ्रोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन में जाके उसकी क्या रहती है, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या कर जाएगा, वो पूरा का पूरा स्प्रेड कर जाएगा। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है, वहां पर नर्व प्रेजेंट है, तो इसी वजह से जो पोलियो में क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स को जो नर्व सप्लाई थी वो क्या रहती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे सेल का जो साइज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पोलियो पोलियो में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो उनके मसल्स का साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप किसकी तरफ चले जाते हैं, आप डीनर्वेशन एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट जो एट्रोफी की एग्जांपल है, सॉरी टाइप है, वो उसमें क्या है आपका, प्रेशर एट्रोफी। तो जो प्रेशर एट्रोफी है उसमें क्या है कि जब आप एक ही जगह पे परसिस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एक ही जगह पे परसिस्टेंटली क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया के अंदर भी इंजरी होगी, प्लस जो उसकी साइड पे ब्लड सप्लाई है, सराउंडिंग एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल किसकी है, ट्यूमर की। तो आप देखें किसी जगह पे जब ट्यूमर बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हैवी सा मैस बन गया, तो इस एरिया में भी वो इंजरी काज करेगा, प्लस जो साइड वाला उसका एरिया है, ठीक है, उसमें भी क्या, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर? तो आपके अगर सेल को सप्लाई नहीं प्रॉपरली जा रही तो सेल क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास, एट्रोफी ड्यू टू एंडोक्राइन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं प्रॉपरली हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं वहां पे उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं उनका उनकी बेसिक इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉपरली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका मास्टर ग्लैंड है, बेसिकली उधर से आपका हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, आपका टीएसएच जो हार्मोन होता है वो आपका क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये जो टीएसएच हार्मोन है ये सिग्नल देता है जाके किसको, आपके थायराइड ग्लैंड को, कि आपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है।
ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पिट्यूटरी है वो टीएसएच को रिलीज ना करे, इट मींस जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके पास सिग्नल नहीं जा रहा, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, फिर एट्रोफी हो जाएगी। इसी तरह केस है आपका एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, आपकी जो किडनी है बेसिकली उसके ऊपर क्या होते हैं, ये ऐसे करके आपके ट्राइंगुलर शेप में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात की कि जो किडनी है बेसिकली उसके ऊपर ये स्टार शेप क्या है, आपके एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उधर से आपका एसीटीएच हार्मोन जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जो एसीटीएच हार्मोन है बेसिकली ये सिग्नल देता है जाके आपके किसको, एड्रीनल ग्लैंड को। ठीक है, ताकि वो एक्टिवली अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। अगर आपकी एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है तो एसीटीएच रिलीज नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उनको सिग्नल भी नहीं जा रहा, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली टाइप क्या रहती है, एट्रोफी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर आपने प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नहीं किया है, ठीक है, उस केस के अंदर भी क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं, एट्रोफी की तरफ। इधर लिखी हुई टर्म प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन, यानी कि आपको जिस सेल के लिए प्रोटीन का इंटेक चाहिए था आपने प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं किया, आपने कार्ब्स का इंटेक नहीं किया, आपने फैट्स नहीं लिए, इट मीन्स आपने मेल न्यूट्रिशन की है। तो जो सेल है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, ठीक है, तो जहां पे चाहिए थे अगर नहीं मिले तो सेल किसकी तरफ चले जाएंगे, एट्रोफी की तरफ। सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एट्रोफी की टाइप क्या है हमारे पास, सिनाइल एट्रोफी। जो सिनाइल एट्रोफी है ये हमेशा जो है किस एज में होती है, आपकी ओल्ड एज के अंदर है। होता क्या है कि जो सेल्स हैं उनका जो साइज है वो क्या रहता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की आपस की जो कम्युनिकेशन है वो क्या रहती है, वीक हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनके अंदर उनको चीजें जल्दी बोलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरफ भी चले जाते हैं। तो बेसिकली उसमें रीजन क्या है, आपकी सिनाइल एट्रोफी। बात आ जाती है कि जो एट ट्रॉफी है उसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसमें मैकेनिज्म जो है वो क्या हो सकता है कि या तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है या तो वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें इफेक्ट किस पे आ रहा है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। या तो वो कम हो रही है, या अगर वो बन रही है तो फिर उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोटीन का जो लेवल है वो कम हो रहा है। और सेल किसकी तरफ जा रहा है, एट्रोफी की तरफ जा रहा है। या फिर क्या होता है कि जो एट्रोफी है उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि आपकी जो बॉडी है वो जो सेल है वो ऑटोफेगी की तरफ चला जाता है। ऑटोफेगी में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ ईटिंग। यानी कि अगर आप अपने सेल्स को ज्यादा देर तक स्टार्वेशन की स्टेज में रखते हैं, उनको भूखा रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही सेल्स को जो कंपोनेंट्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी सर्वाइवल करना है। तो जिसकी वजह से जो सेल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे आप क्या कह रहे हैं कि वो आप एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली तो प्रोटीन से रिलेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन ऑटोफेगी की भी कभी कभी स्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो एट्रोफी की तरफ चला जाता है। अच्छा, लास्ट में हमारी टाइप पर आती है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या, अगर आप देखें टर्म, ठीक है, तो इसमें भी आपके दो वर्ड्स हैं कि मेटा और प्लेजिया। अच्छा, जो ए ट्रॉफी था उसमें भी आपके क्या थे, दो वर्ड्स थे। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ये विदाउट। ठीक है, ट्रॉफी आप इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ को। इट मीन्स जो विदाउट ग्रोथ। ठीक है, तो जब विदाउट ग्रोथ कोई चीज होती है तो इट मीन्स वो श्रिंक हो जाती है पे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ए मीन विदाउट, तो ट्रॉफी क्या कहते हैं, ग्रोथ को। अच्छा, हम बात कर रहे थे मेटाप्लेजिया की। तो जो मेटाप्लेजिया है, मेटा का क्या मतलब होता है, इसमें चेंज। तो प्लेजिया आप किसे कहते हैं, फॉर्मेशन को, डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जब उसके अंदर चेंजिंग आती है किसी भी सेल की डेवलपमेंट, तो उससे आप क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल है उसकी टाइप चेंज होती है, यानी कि सेल एक सेल टाइप से कन्वर्ट होता है, उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, उसमें अल्ट्रेशन होती है इसके अंदर दूसरी सेल टाइप के अंदर। ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास मेटाप्लेजिया की भी दो टाइप्स हैं, या तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो सकता है या फिर मीजनकाइमल मेटाप्लेजिया हो सकता है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया
कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपकी स्किन में है, उधर सेल हो सकते हैं, आपके जीआईटी के सेल्स हो सकते हैं, आपकी किडनी की एपिथेलियम हो सकती है। लेकिन जो काइमल मेटाप्लेसिया है, ठीक है, काइमल में आपके क्या आ जाते हैं, आपके ऐसे सेल्स आ जाते हैं जो कि एडवीएन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे आपके फाइब्रोब्लास्ट वगैरह हो गए, तो ये आपकी उधर जो एपिथेलियम, वहां पे आपके क्या है, काइमल सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है। जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या है, नॉन माइग्रेटिंग सेल्स हैं, यानी कि ये माइग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके मीजनकाइमल सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके माइग्रेटरी सेल्स होते हैं। ये टाइप को देख लेते हैं, पहली कौन सी आपकी एपिथेलियल मेटाप्लेसिया। तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आप देखें जो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो नॉर्मल एपिथेलियम है, उसकी कौन सी टाइप होती है उधर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं इधर। अच्छा, अब ये कि इस एपिथेलियम को आप सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखें कि इसमें सेल कौन सा, आपके कलमनर, का मतलब क्या है कि कॉलम टाइप सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह के सेल्स होते हैं इसमें। तो एक तो ये रीजन आ गया कि आप कलमनर इसको इसलिए कह रहे हैं। सिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसकी इनकी सरफेस पे क्या है, ऐसे सीरिया लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं, ये सिलेटेड है। अच्छा, सूडो स्ट्रेटिफाइड आप इसे क्यों कहते हैं, कि उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेल का होता है, ठीक है, एक ऊपर होगा, ठीक है, नेक्स्ट में भी क्या है, नीचे होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं एक और ड्रा कर, उसमें क्या है, आपका ऊपर है। तो ये अपेरेंटली आपको नजर आता है कि ये सेल की दो लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सेल की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये आपको न्यूक्लियस की अरेंजमेंट ऐसी है जिसकी वजह से आपको फॉल्स अपीयरेंस नजर आती है। इसीलिए आप इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो जो नॉर्मल पर्सन हैं, उनके अंदर क्या है कि आपके पास एपिथेलियम की ये वाली टाइप होती है, इनके उनके ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म में, अब क्या होता है कि एक सेल टाइप से आप दूसरी सेल टाइप में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो आपकी एपिथेलियम है, वो इस वाली एपिथेलियम टाइप से किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के अंदर। तो इसमें सेल्स कैसे होंगे, कुछ इस टाइप के आपके पास सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस, प्रेजेंट है। तो स्ट्रेटिफाइड का वर्ड निकला स्ट्रेटा से, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स। तो इसी तरह की आपके पास और भी लेयर्स होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्या थी, ये वाली फॉर्म थी सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स से, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म से, जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम थी, आपकी कन्वेयन अल्ट्रेशन सेल की इस फॉर्म के अंदर हो जाती है। देखिए, जो हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर जो एपिथेलियम है, ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है, जो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, और फिर सीलिया के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है, आपके थ्रू माउथ आपकी वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कन्वेयन हो गई है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन था कि जिसमें आप म्यूकस की प्रोडक्शन कर रही थी आपकी एपिथेलियम, ये अब नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटिफाइड स्कैमस एपिथेलियम है, ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। ये आपको अडेप्टेशन करके इसने आपकी जो ब्रोंकाई या ट्रैकिया की जो एपिथेलियम है, जो लाइनिंग है, उसको तो बचा ली है। लेकिन जो एक काम था आपकी एपिथेलियम का, सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, कि म्यूकस की प्रोडक्शन, ठीक है, आपको पता है कि जो म्यूकस की प्रोडक्शन वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप होते हैं आपके म्यूकस के अंदर, ठीक है। तो ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप इसको कन्वर्जन हो रही है आपकी एपिथेलियम की स्ट्रेटिफाइड स्कैमस एपिथेलियम में, तो ये तो एपिथेलियम नॉन फंक्शनल है। इट मीन्स कि जो म्यूकस की सेक्रीशन है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये इधर मेंशन भी है कि जो आपकी मेटास्टेटिक एपिथेलियम है, वो जस्ट आपको इंजरी से तो स्केप करवा सकती है, लेकिन ये क्या होगी, नॉन फंक्शनल होगी। तो अगर आपकी ये जो कंडीशन है, अगर स्केमस एपिथेलियल सेल्स है, अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती है आपकी इस फॉर्म के अंदर, उससे आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास कौन सी है, मीसेनकाइमल मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या आती है, मीसेनकाइमल मेटाप्लेसिया। अच्छा, इसमें क्या है कि एक तो ये बात आ जाती है कि ये आपकी इरिवर्सिबल जो है वो टाइप है। ये क्या आती है आपके पास, रिवर्सिबल,
ठीक है। लेकिन आपके पास जो मीसेंकाइमल मेटाप्लेजिया इट इज इरिवर्सिबल, ये क्या होती है, फ्रिक्वेंटली होती है। एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया है वो फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन मीसेंकाइमल जो मेटाप्लेजिया है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि बाज दफा क्या होता है कि अगर किसी को किसी जगह पे इंजरी हुई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब अब उस सेल्स ने वहां पे अपनी इंजरी को हील करना, तो वहां पे क्या हो गए, नए सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल रिपेयर के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, बाज दफा ऐसा होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, आपके बोन फार्मिंग सेल्स हैं। इट मीन्स कि सेल्स उस जगह को रिपेयर तो करेंगे, लेकिन साथ साथ वहां पे बोन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम देखते हैं अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि जी इसकी जो है वो हड्डी बढ़ गई है, तो बेसिकली उसके अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है कि आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और वहां पे हो क्या रही होती है, स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग क्या है, वहां पे स्किन आपकी थिक हो जाती है। ठीक है, ये द मेंशन भी कि उधर क्या है, बोन इज फाउंड इन द एरिया ऑफ इंजरी। क्लियर। तो ये आपकी क्या है, लेकिन ये रेयर टाइप है अडेप्टेशन की। ज्यादातर जो फ्रिक्वेंटली होती है वो कौन सी होती है, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। क्लियर। तो जो हम एपिथेलियल मेटाप्लेजिया को देखें, मेसेंकाइमल को देखें, तो दोनों में एक तो डिफरेंस आ जाता है कि ये रिवर्सिबल है और मेसेंकाइमल क्या इरिवर्सिबल। ये फ्रिक्वेंटली होती है, जबकि जो मेसेंकाइमल मेटाप्लेजिया है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। अच्छा, ये लास्ट में इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कि आपके पास क्या था, नॉर्मल सेल, देखें उसकी शेप कैसी है। लेकिन हाइपरट्रॉफी हुई तो क्या हुआ, सेल का साइज आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इसकी तरफ, हाइपरप्लेसिया की तरफ, उसमें क्या है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज में भी सेल बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आपका ऑर्गेनेलिस जो है वो इंक्रीज होती है, इसमें क्या है, सेल डिवाइड करता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। फिर एट्रोफी में क्या रहता है, सेल का जो साइज है वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। फिर एक और सिनेरियो हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि एक ही साइड पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लास्ट वाली टाइप कौन सी पढ़ी थी, मेटाप्लेजिया, जिसमें क्या हुआ था कि सेल की जो टाइप है वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। क्लियर। तो ओवरऑल जो आपका नॉर्मल सेल है उसको नेचुरल तौर पे अडेप्टेशन के लिए डिफरेंट फेजेस दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सी जो जो फेज है, कौन सी अडेप्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर। तो होपफुली आप सबको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है वो होगी होगी कि जो सेलुलर अडेप्टेशन है वो कैसे काम करती है। गुड लक।